दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी टाइम के बाद ये पहली वीडियो आ रही है और इस वीडियो को अपडेट करने से पहले मैंने कई बार सोचा कि किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाई जाए। तो अब जैसे मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट भी था कि कुछ ऐसी सी चीज़ें हों, कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स हों जो ऑडियंस समझना चाहे, ऑडियंस सुनना चाहे। कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे हमारी घरेलू मर्रा की आम ज़िंदगी की चीज़ें हैं, हम लोग इनको देखते ज़रूर हैं, हमारी आँखों के आगे से निकलते हैं, लेकिन कभी हम समझना नहीं चाहते या हम कभी गौर नहीं करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही होगी। तो किसी की सक्सेस स्टोरी, किस आदमी ने कहाँ से स्टार्ट करके और कैसे इस मुकाम तक पहुँचा, इन कई चीज़ों के बारे में। जैसे अभी मैंने बीच में सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ फुल फॉर्म्स के बारे में। तो वो फुल फॉर्म्स जैसे अब वैसे आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए बीएमडब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है या एमआरएफ की फुल फॉर्म क्या है। अब आप कहेंगे एमआरएफ की भी फुल फॉर्म होती है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट था और मैं ये गूगल पे सर्च करता रहता था। जैसे ही मेरे माइंड में कुछ आता था कि यार ये क्या चीज़ है, तो इसके बारे में मैं गूगल पे सर्च बहुत करता हूँ। वो सर्च करता हूँ, साथ में नोट्स भी लिखता रहता हूँ, नोट्स बनाता रहता हूँ। तो सोचा ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो आपको थोड़ा सा आपकी नॉलेज को भी इन्हांस करे। मुझे भी पता चल रहा है, मुझे भी कई सारी चीज़ें अब समझ आ रही हैं कि इन चीज़ों के अंदर इतना कुछ है। तो अ, अभी जैसे स्टार्ट करता हूँ। अ, आप लोगों ने कई बार वीडियोस में देखा होगा, बहुत बार देखा होगा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज के प्रोटेस्ट और आज से कई साल पहले, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 से पहले की बात करें, प्रोटेस्ट तब भी होते थे, फार्मर्स तब भी प्रोटेस्ट करते थे, तब रीजंस होते थे। वो अब मैं नहीं कहूँगा, मैं किसी भी किसान के लिए कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अब रीजंस नहीं होते, लेकिन तब रीजंस बड़े बड़े लिमिटेड से रीजंस थे। उसमें एक सबसे बड़ा रीजन था, हम अर्लीज की बात करें जिसमें हम 1940s की बात करें, तो 40s में क्या होता था कि जो फार्मर्स थे, आपने उस टाइम पे भी देखा होगा, प्रोटेस्ट होते थे। उन प्रोटेस्ट में क्या होता था, वो प्रोटेस्ट किस वजह से होते थे, और उस प्रोटेस्ट की वजह से एक कंपनी क्या से क्या बन गई और एक कंपनी क्या से क्या हुई। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। किसके बारे में शेयर करने वाला हूँ वो अभी आपको एकदम से ट्विस्ट के बाद पता लगेगा। इवन 1945 से स्टार्ट करते हैं। तो 45 में क्या था, अ, मतलब स्टार्टिंग से जो एक चलन है, एक ठेकेदारी वाला एक सिस्टम, वो स्टार्टिंग से हमारे इंडिया में स्टार्टिंग से है ही, वो आप लोगों को पता ही है। तो स्टार्टिंग में भी जो फार्मर्स थे, जो मिल्क प्रोड्यूस करते थे, जिनके पास अपना खुद का मिल्क का एक अच्छा खासा एक स्टॉक होता था, उनको बेचने के लिए वो डायरेक्टली, अब आज तो डायरेक्टली क्या होता है कि घरों में जाके दूध देना एक अलग चीज़ है, लेकिन डायरेक्टली किसी इंडस्ट्री में दूध देना, किसी डेयरी फार्म में, किसी डेयरी इंडस्ट्री में दूध देना, ये खुद में एक चैलेंज होता था। और इस चैलेंज में भी क्या था कि आप डायरेक्टली इसमें कनेक्ट नहीं हो सकते थे। मतलब जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है एक फार्मर, डायरेक्टली उस मैन्युफैक्चरर को, जो वो डेयरी प्रोडक्ट्स बना रहा है, उसको डायरेक्टली वो सेल आउट नहीं कर सकता था। अब इसमें दिक्कत क्या आती थी, यहाँ पर है फार्मर, ये बीच में ठेकेदार, और ये ऊपर बैठा है मैन्युफैक्चरर। ठेकेदार फार्मर से दूध लेके किसको दे रहा है, मैन्युफैक्चरर को, डेयरी प्रोडक्ट्स जो बनाता है। तो अब क्या होता था कि ये 45 की बात करिए, मतलब बिफोर 45। तो 45 में 45 आते आते ऐसी चीजें हो गई कि क्या होता था कि जो किसानों का दूध होता था वो बड़े औने बोने भाव में लिया जाता था ठेकेदार से, ठेकेदार से बड़े ही अच्छे रेट्स में दिया जाता था आगे मैन्युफैक्चरर को। अब मैन्युफैक्चरर को पता था, लेकिन मैन्युफैक्चरर की प्रॉब्लम ये थी कि वो डायरेक्ट फार्मर से नहीं लेगा, कल को कई चीजें ऊपर नीचे होती है, तो ठेकेदार बैठा है हर चीज को सेटल करने के लिए। अब ठेकेदार क्या था, उसकी मनमानी चल रही थी। अभी आपने पीछे देखा होगा, कई न्यूज़ में आर्टिकल थे, जैसे छत्तीसगढ़ में भी था, पंजाब में भी था, इवन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इन सभी स्टेट्स में एक बहुत बड़ा आर्टिकल्स आते थे कि लोगों ने सड़कों पे अपने टमाटर फेंकने शुरू कर दिए। फिर आर्टिकल्स आते थे, टमाटर हैं किसानों के, वो लिए जा रहे हैं 1 रुपए किलो के हिसाब से, इवन 25 पैसे पर केजी, 25 पैसे का 1 किलो टमाटर भी परचेज किया गया। आप सोच के हैरान रह जाएंगे। तो 45 में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी। फार्मर कहता था कि हमें बहुत कम दूध के भाव मिलते हैं, ठेकेदार बहुत महंगा बेचता है।
अब उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अब किसान बहुत सारी मतलब बहुत बहुत चीज़ें सोचते थे कि ये किया जाए या वो किया जाए, लेकिन कोई सॉलिड एक चीज़ नहीं मिल पा रही थी। वो क्या किया जाए? तब कहते हैं कि इन किसानों ने बैठ के एक चीज़ सोची कि कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब कि वो सिर्फ़ किसानों के लिए होना चाहिए, किसानों का होना चाहिए, किसानों द्वारा होना चाहिए। तो उसमें जैसे कहते हैं ना ऑफ द डेयरी फार्मर, फॉर द डेयरी फार्मर एंड बाय द डेयरी फार्मर। तो इस चीज़ के लिए एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाने की दिमाग में एक किसी किसानों ने सोचा कि हम लोग एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाएँ। अब ये कहानी उसी ऑर्गेनाइज़ेशन की है कि वो 1945 की जो दिमाग की एक उपज थी कि अब तो नहीं होगा, बस अब तो नहीं होगा, अब तो हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। तो फार्मर्स ने बैठ के एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाने की स्टार्टिंग की सोची। अब मैं उस ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में बता रहा हूँ, जो उन फार्मर्स ने इट्स नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट्स नॉट अ मतलब ये कोई भी एक कंपनी नहीं है, दैट इज़ प्योरली कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आप कई लोग समझ चुके होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ, जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर हम लोगों ने जब इस पे चेक किया था, तो इसकी टर्नओवर थी 61,000 सीआर, 61,000 करोड़ रुपए। इसकी टर्नओवर 61,000 करोड़ हो, वो कंपनी कैसे 61,000 करोड़ पे पहुंची, उसकी ये कहानी है। वो आपको मैं बताऊंगा, बड़े शॉर्ट में समझाऊंगा, बताऊंगा। बताऊं, ये कंपनी है अमूल। अब अमूल किसी को ना पता हो ये तो इम्पॉसिबल है। घर घर में अमूल का बटर यूज होता है, घर घर में अमूल का दूध आता है, घर घर में अमूल के मिल्क पाउडर आते हैं, तो काफी सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। अमूल की फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद आनंद एक वैसे गुजरात में एक सिटी है। तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा और अर्ली में जाते हैं, 1940s की बात है। अमूल की जगह पे जैसे बटर बहुत ज़्यादा मशहूर था, बहुत ज़्यादा फेमस था, क्योंकि उसकी मोनोपोली थी, एंड दैट वाज पोल्सन बटर, POLSON, पोल्सन बटर। आप लोग अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो पोल्सन बटर बहुत ज़्यादा फेमस बटर का मालिक है, उसी के नाम पे है, जिसका पूरा नाम है पेस्तौनजी एडोलजी। जब सिर्फ 13 साल के थे, अंदाज़ा 13-14 साल के होंगे, तब उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो वो सबसे पहला बिजनेस इन्होंने किया था 1888 में। अगर मैं कहीं पर भी गलत रहूं तो काइंडली आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करना, उस चीज़ के लिए परफेक्टली आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे को चीज़ें मिली हैं, जो मैंने अपना डेटा कलेक्ट किया है, उसके हिसाब से 1888 में पेस्तौन जी ने अपना पहला एक छोटा सा कॉफ़ी शॉप खोला था। और वो जो कॉफ़ी शॉप था, वो मशहूर था कि वहाँ पर ग्राइंडिंग होती थी, कॉफ़ी की ग्राइंडिंग होती थी। तो वो कॉफ़ी की ग्राइंडिंग को करते-करते तब उनको पता था। अच्छा, आपको पता है कि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो जो हमारी ब्रिटिश और इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन तो थे नहीं लेकिन मतलब ब्रिटिश और इंडियन थे लोग। तो इन लोगों की जो गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट को देखते हुए पेस्तौन जी ने, यानी पॉल्सन बटर के मालिक ने, पेस्तौन जी ने क्या किया था, जो कॉफ़ी की ब्रांडिंग थी, उसमें पॉल्सन नाम तो ऐड किया ही था, क्योंकि ये एक ब्रिटिश, इसमें कुछ ब्रिटिश दिख रहा था। प्लस इसको फ्रेंच रेसिपी ग्राइंडिंग ब्रांड नेम दिया गया था, कि इसकी जो ग्राइंडिंग है वो फ्रेंच रेसिपी के अकॉर्डिंग होती है। इसका उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था और मोनोपोली थी, कोई और दूसरा था ही नहीं जिसके साथ कंपटीशन लड़ना था, तो धड़ल्ले से पॉल्सन का बटर बिक रहा था। 1910, ये 1910 की बात है। कायरा डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा गुजरात में, जिसको हम खेड़ा भी कह देते हैं, कायरा डिस्ट्रिक्ट। तो कायरा डिस्ट्रिक्ट में एक खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था, 1910 की बात है अराउंड। इधर से सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ये सरदार पटेल और गांधी जी ने स्टार्ट किया था। अब इधर से क्या हो रहा था कि जो फार्मर्स थे जिनसे दूध लिया जा रहा था, वो एक कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम तो चल ही रहा था कि कॉन्ट्रैक्टर को आप दूध दोगे और आप आगे पॉल्सन जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स के जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको आप दूध बेचोगे। तो ये चीज़ें चलती आ रही थी। अब इसका सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट पड़ रहा था, वो इफ़ेक्ट पड़ रहा था फार्मर्स के ऊपर। फार्मर्स धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी होती जा रही थी, क्योंकि उनको अपने दूध का पैसा वो नहीं मिल रहा था, जो मिलना चाहिए था। एक चीज़ और थी, उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स लेती थी फार्मर्स से। तो जो इन चीज़ों का टैक्स, जो जैसे लगान, आपने मूवी देखी होगी तो लगान चलते थे, ऐसे कई तरीके के टैक्सेस चलते थे। तो जो टैक्स नहीं देता था, उसका नतीजा ये होता था कि उससे उसकी ज़मीन, उसकी प्रॉपर्टी ले ली जाती थी।
अब वो प्रॉपर्टी की वजह से भी किसान बहुत दुखी था। अ, सरदार पटेल और ये जो गांधी जी, महात्मा गांधी जी का जो ये सत्याग्रह था, जो खेड़ा सत्याग्रह था, 3 महीने जब ये चीजें इन्होंने देखी थी, तो 3 महीने तक सरदार पटेल और गांधी जी ने अनशन किया था, प्रोटेस्ट किया था इस सिचुएशन के लिए, कि इस सिचुएशन से इसको बाहर निकाला जाए फार्मर को, कि कैसे फार्मर की कंडीशन भी अच्छी हो। तो 3 महीने के इस प्रोटेस्ट के बाद आखिरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को हार माननी पड़ी थी, और हार मानने के बाद उनको ये लगान, ये टैक्सेस, ये सब वापस लेने पड़े, और वो प्रॉपर्टीज वापस करनी पड़ी जो उन्होंने सीज की। अब 1945 आते आते गवर्नमेंट ने इधर से क्या किया, एक नई स्कीम लॉन्च कर दी, दैट वाज बॉम्बे मिल्क स्कीम। वो जो मिल्क स्कीम थी वो गुजरात और महाराष्ट्र, जो, अच्छा एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि उस टाइम पे गुजरात और महाराष्ट्र एक ही स्टेट होता था, एंड दैट वाज बॉम्बे। आज तो बॉम्बे यानी मुंबई एक सिटी है। कि ये जो बॉम्बे मिल्क स्कीम है उसमें क्या था, कि जो दूध था वो बॉम्बे से अब खेड़ा लाया जाना था, खेड़ा यानी कैरा डिस्ट्रिक्ट, और जो डिस्टेंस था वो अराउंड 400 किलोमीटर्स का था, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अब यहाँ देखिए, कहते हैं ना, जब आदमी के अच्छे दिन आते हैं तो इतने अच्छे आते हैं, इतने अच्छे आते हैं पूछिए मत। तो वो जो 400 किलोमीटर का ट्रांसपोर्टेशन का एक बिजनेस था कह लीजिए, वो कैसे दूध को वहां तक लेके आना है, फॉर्चुनेटली वो भी पॉल्सन को ही अलॉट हो गया, वो पूरा टेंडर। अब वो उसमें भी पैसा कमाने लगा। अब जब इतनी चीजें होने लगी, इतनी ज्यादा चीजें होने लगी, तो अब फार्मर्स का गुस्सा अब बिल्कुल उबाले पे था। इधर से गांधी जी देख रहे थे, सरदार पटेल जी भी देख रहे थे कि जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा खराब होने लगी हैं। तो अब हर चीज पॉल्सन के हाथ में आने लगी थी। तो पॉल्सन से ज्यादा लोगों को अपनी हालात के ऊपर था, कि यार हम लोग कैसे ओवरकम करेंगे, हम लोगों का क्या होगा। अब कहते हैं ना कि कहानी में हीरो की एंट्री होती है। अब वो जो हीरो थे वो थे हमारे श्री त्रिभुवन दास पटेल। त्रिभुवन दास पटेल हम लोगों में से कई लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे। ये जो त्रिभुवन दास पटेल थे ये गांधी जी से इंस्पायर्ड थे। इनकी फिलॉसफी, इनका ये क्या सोचते थे, ये किस राह पे जा रहे थे, उनको ये फॉलो करते थे श्री त्रिभुवन दास पटेल। ये 1930s की बात है। जब नमक सत्याग्रह था, सॉल्ट सत्याग्रह, तो उसमें ये कई बार इसी सत्याग्रह से गांधी जी से जुड़ने के बाद कई बार जेल भी गए थे। अब गांधी जी की गाइडेंस में जब उन्होंने उनको ये चीज़ें बताई, त्रिभुवन दास पटेल ने, तब गांधी जी की गाइडेंस में उन्होंने उनको सरदार पटेल के पास भेजा। सरदार पटेल ने 1945 में जब ये सारी एक 1945 की बात चल रही है, जब ये उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, तो सरदार पटेल ने उनको सजेस्ट किया कि एक यूनियन बनाओ। तो उन्होंने एक सिंपली सेंटेंस बोला, फार्मर्स ऑफ खैरा डिस्ट्रिक्ट यूनाइट। तो इकट्ठे हो जाओ, साथ में हो जाओ, साथ में लड़ो। तो ये चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने फार्मर्स को आइडिया दिया, और फार्मर्स के दिमाग में खुद भी आया कि क्यों ना अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाए। तो अल्टीमेटली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो नाम रखा गया उस टाइम पे, दैट वाज खैरा डिस्ट्रिक्ट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब क्या था, अब फार्मर्स को जो अगला काम करना था वो डायरेक्टली अब अपना दूध गवर्नमेंट को बेचना था। अब इसमें कोई कंपनी नहीं थी, अब इसमें कुछ नहीं था, अब डायरेक्ट गवर्नमेंट को बेचना था। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, इसमें गवर्नमेंट, ये मतलब एक पर्टिकुलर किसी एक आदमी की ना हो करके, ये एक गांव के किसानों की जो दूध प्रोड्यूस करते थे उन सबकी एक इकट्ठी यूनियन थी। अब आप सोच के हैरान रहेंगे कि 1945 में जब इसको एस्टेब्लिश किया गया, जब इसकी स्थापना की गई 1945 में, सिर्फ 2 मिल्क सोसाइटी इसके साथ जुड़ी। इधर से क्या था, जो मिल्क जो बॉम्बे मिल्क स्कीम थी वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। अब कोलैप्स होने की वजह से अब फार्मर्स के हाथ में एक वो चीज़ आ गई कि जैसे पहले मोनोपोली उनकी थी, तो अब गवर्नमेंट के पास उनकी बातें मानने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। तो गवर्नमेंट को मानना पड़ा और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी। इसमें जो इनका सबसे बड़ा स्लोगन था, नो रीजन नो कास्ट। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इंश्योर ये किया कि इसमें 1 पर्सन 1 वोट होगी। यानी इसमें कोई इकोनॉमिकली या सोशली बंदे का बैकग्राउंड देख के इसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि वही आदमी जुड़ेगा जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है या जिसका अच्छा बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, 1 पर्सन 1 वोट थी। और इसमें एक स्ट्रक्चर बनाया गया, 3 टियर स्ट्रक्चर, जिसमें जो बॉटम लेवल पे था
जिसको वाटर लेवल कहते थे, उसमें 18,000 विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी आज की बात कर रहे हैं, जिसमें आज वाटर लेवल पे 18,600 विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी। 18,600 विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज में 36 लैक्स 3.6 मिलियन फार्मर्स थे। सेकंड लेवल यानी कि मिडिल लेवल, उसमें 18 मेंबर यूनियन थी जो इस चीज को ऑपरेट करती थी या इसको मैनेज करती थी। एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, जो मर्जी। टॉप लेवल पे एक फेडरेशन था। तो ये 1946 में जब एस्टेब्लिश हुई, 1946 में असल में इसका रिबन काटा गया, ये कह लीजिए कि 1946 में चल पड़ी। तो चलने पे सिर्फ 2 विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, सिर्फ 2 विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इधर से क्या हुआ, कहते हैं कि जब किस्मत बदलती है तो सब बदल जाता है। इधर से हमारे इंडिया के लोगों की किस्मत बदली और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस जाना पड़ा। ये पॉल्सन वगैरह भी अब कुछ नहीं रहे थे, तो कुछ मतलब अभी पॉल्सन का बटर तो बिक रहा था, लेकिन ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज आने की वजह से अब पॉल्सन को भी कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, दूध के या किसी चीज़ के। अब फार्मर भी बिल्कुल फ्री था, वो अपनी इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही अपना दूध देने लगा। अब अमूल जो थी, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये एक बहुत पैसा बचाने लगी, क्योंकि इसका जो दूध था बहुत ही चीप प्राइस पे था एज कंपेयर टू पॉल्सन। अब 1948 आते आते इन्होंने पेस्चराइजेशन में भी एंटर करने का स्टार्ट किया कि अब हम लोग पेस्चराइजेशन क्या है कि जब जो जो फूड प्रोडक्ट होता है, हम लोग उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ऊपर जब हीट करते हैं, दैट इज पेस्चराइजेशन। तो वो पेस्चराइजेशन में क्या होता है कि जो माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं या कोई डिसीजेज होती हैं, वो खत्म हो जाती। तो 1948 का एंड आते आते, जैसे 1946 में जब स्टार्ट हुआ तो 2 कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी। अब 1948 आया, 2 साल के अंदर अंदर ही 432 कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमूल के साथ जुड़ गई। अब उस जुड़ने के साथ ही अब 5,000 लीटर दूध डेली का यूनियन में, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में सप्लाई आने लगी। अब जो साथ में इस अमूल की सक्सेस का मेन जो एक सबसे ज्यादा बड़ा रीजन रहा, दैट वाज अपग्रेडेशन। इन लोगों ने, इस सोसाइटी ने, अमूल ने टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, वैसे वैसे इन लोगों ने अपनी अपने अपने इंफ्रा में, अपने सोर्सेज में, इस चीज़ों में अपडेशन भी साथ साथ जारी रखी। और दोस्तों हमेशा याद रखना कि कोई भी बिजनेस हो, अगर हमें आगे बढ़ना है तो कंसिस्टेंसी और अपडेशन, ये हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना होगा, चाहे वो छोटा सा बिजनेस है, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेस है। अब कहानी में एंट्री होती है दूसरे हीरो की, जो हमारे डॉक्टर वर्जिस कुरियन। आप डॉक्टर वर्जिस कुरियन के बारे में भी अगर पढ़ेंगे डिटेल में, काफ़ी कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो अब 1949 की बात है, जब वर्जिस कुरियन इस कहानी में एंटर होते हैं, तब उनकी एज अराउंड 28 ईयर्स थी और वो ग्रेजुएट थे फ्रॉम लॉयल कॉलेज। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, इंजीनियरिंग कॉलेज चेन्नई से। और इन्होंने साथ में क्या किया था, टाटा स्टील जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में है, उन्होंने अ, उसको भी ज्वाइन किया था और उन्होंने वहाँ पर अप्लाई किया था स्कॉलरशिप के लिए। तो वो जो स्कॉलरशिप थी, उस स्कॉलरशिप के लिए जो जब इनका इंटरव्यू हुआ, तो जो इंटरव्यू में सामने बैठा हुआ था, उस आदमी ने पूछा व्हाट इज पेस्चराइजेशन। तो इनका एक बड़ा एक एक अच्छा सा जवाब था जो उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, जिसने इंटरव्यू लिया। इसका कुछ लेना देना है जी दूध की हीटिंग के साथ। वो एक तरफ से हंसे और एक तरफ से उन्होंने कहा, "हाँ यार, बंदे को पता तो है कि क्या चीज़ है।" तो उन्होंने हाथ के हाथ कहा, ओके सर, डॉक्टर वर्जियन, डॉक्टर कुरियन, यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस। और सबसे बड़ी बात, ये अकेली एक स्कॉलरशिप थी जो बची थी, जो कुरियन को दी गई थी। अब जो था, त्रिभुवन दास पटेल इन चीज़ों के बारे में जानते थे। वर्जिस कुरियन की जो उनकी कंसिस्टेंसी, उनका पैशन जो था अपनी जॉब के लिए, इवन क्या होता था कि जो त्रिभुवन दास पटेल थे, वो इनके कांटेक्ट में कैसे आए, क्योंकि ये टाटा इंस्टीट्यूट में थे और इनकी इंजीनियरिंग की डिग्री थी इनके पास। तो इन्होंने जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई थी त्रिभुवन दास पटेल के थ्रू, तो जब भी कोई मशीनरीज में कोई शटडाउन, कोई ब्रेकडाउन, कुछ भी होता था, तब सबसे ज़्यादा हेल्प डॉक्टर कुरियन ही करते थे। डॉक्टर कुरियन ने एक दिन इनको बल्कि ये कहा कि आपने यार ये क्या, कब तक ये छोटी छोटी मशीनों, ये जो पुरानी मशीनें, इनको ठीक करवाते रहोगे यार, एक बार नया ही प्लांट सारा लगा दो। तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगी थी त्रिभुवन दास पटेल को।
तो 1950 में डॉक्टर कुरियन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये मेंशन भी किया है कि जब उन्होंने इसके व्यूज़ अपने अपने व्यूज़ उनको दिए त्रिभुवन दास पटेल को, त्रिभुवन दास पटेल ने एक बात उनको कही कि क्यों ना आप भी इस सोसाइटी को ज्वाइन कर लें। तो उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो कुछ एक नया करना चाहते थे। वो बोर हो चुके थे वही अपनी एक रोज़ जॉब पर जाना और वहाँ से वापस आ जाना। तो वो उनको खलने लगा था। तो उन्होंने फ़ौरन से हाँ कर दी। लेकिन उन्होंने साथ में यही कहा कि मैं सैलरी के लिए या किसी सोसाइटी का नाम दे के इस वजह से नहीं इस सोसाइटी के साथ जुड़ रहा हूँ। मैं एक नोबल कॉज़ के लिए जुड़ रहा हूँ क्योंकि मैं इस सोसाइटी को बहुत ऊपर चाहता हूँ, इस मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी को। उनका उन्होंने कहा कि पैसा कमाना ही मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं है। अब 1953 आ गया था दोस्तों। 1953 आते आते ये हालात हो गए थे। इस सोसाइटी में इतना दूध आने लगा 1953 आते आते कि अब इनको अपनी नीड्स पूरी करने के बाद, अपने प्रोडक्ट्स बनाने के बाद भी इनके पास एक्स्ट्रा दूध बचता था जिसको ये एक्सपोर्ट करते। तो एक दिन डॉक्टर वर्जिस कुरियन के दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग इस दूध से एक इसी दूध को पाउडर में कन्वर्ट किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। ये तब की बात है, ये 1953 की इन्वेंशन थी। तब इनके बड़े खास डॉक्टर हरिचंद दयाला, डॉक्टर हरिचंद दयाला जिन्होंने दुनिया का पहला स्प्रे ड्रायर इन्वेंट किया था। और इसकी इनॉग्रेशन 1955 जो मैंने आपको बताया 31 अक्टूबर 1955 दैट इज आल्सो द बर्थ डेट ऑफ सरदार पटेल। तो सरदार पटेल के जन्मदिन के ऊपर 31 अक्टूबर 1955 में इसे लॉन्च किया गया, इसकी इनॉग्रेशन हुई। इस इनॉग्रेशन में खुद तब के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इन दोनों ने खुद आके इसका इनॉग्रेट किया। इसको इनॉग्रेशन के बाद उनको ये बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने पहली बार स्प्रे ड्रायर देखा कि कोई मिल्क से मिल्क पाउडर भी बन सकता है। 1955 आते आते अब रोज का 1 लाख लीटर दूध की कंजम्पशन या 1 लाख लीटर दूध प्रोड्यूस होकर सोसाइटी में आने लगा। और यही वो दिन था 1955 में जब इस कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम साथ में अमूल भी बोला गया, यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल, जिस आदमी ने ये अमूल का सजेस्ट किया था उसने ये बताया था कि अमूल का मतलब अमूल्य भी होता है। साथ में तो ये अमूल्य है और साथ में ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है हमारे आनंद को। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अब दिक्कत एक और आई। अभी तक तो दूध था, दूध से प्रोडक्ट्स जो भी बन रहे थे, लेकिन अब बारी थी बटर बनाने की। पॉल्सन का बटर अब भी तेजी से बिक रहा था, लेकिन अमूल ने जैसे ही अपना बटर बनाया, अमूल को औंधे मुंह वापस गिरना पड़ा। वो क्यों गिरे उसका भी एक रीजन था। तो पॉल्सन का बटर एक लोगों का टेस्ट एक बन चुका था, लोग पॉल्सन का बटर यूज करते थे। वो बटर यूज करते करते लोग इतने यूज टू हो गए थे किसी और बटर के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अब अमूल ने क्या किया, जो सेम डे का फ्रेश दूध होता था उस सेम डे के फ्रेश दूध से वो क्रीम बनाते थे, उस क्रीम से बटर बनता था। लेकिन अब सबसे बड़ा रीजन जो अमूल के फेल होने का था वो ये था, जो लोग पॉल्सन का बटर खाते थे तो जो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, सबसे बड़ा तो कलर। अमूल फ्रेश दूध से बटर बनाता था, जबकि पॉल्सन 10 दिन दूध को रखता थे। रखने के बाद जब उसमें खटास आती थी, 10 दिन बासे दूध का वो बटर बनाता था। सेकेंडली, जो अमूल का बटर था वो सॉल्टी नहीं था, पॉल्सन का बटर सॉल्टी। पॉल्सन क्या करता था, अपने बटर के अंदर नमक डालता था, एक अच्छी क्वांटिटी में नमक डालते थे, जिसकी वजह से वो जो लैक्टिक एसिड था, वो बैक्टीरियाज जो उसके होते थे वो अपना काम दिखाते थे। तो दो दो चीजें तो ये थी। तो अच्छा, जो सबसे बड़ी बात, जो पॉल्सन बटर था वो काउ मिल्क से बनता था। आपने काउ मिल्क देखा होगा, थोड़ा सा येलोइश में होता है, इसकी वजह से भी इसका कलर येलो होता था। जबकि जो अमूल का बटर था वो बुफलो मिल्क से, यानी कि भैंस के दूध से बनता था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अब एक चैलेंज खड़ा कर रही डॉक्टर। लेकिन जो डॉक्टर कुरियन थे, अगर उनके सिद्धांतों पे जाया जाए तो उन्होंने सोचा ही नहीं कि मैं बासे दूध से कभी बनाऊंगा, नहीं। लेकिन कंपटीशन में दो हाथ करने थे, कंपटीशन में आगे निकलना था। फार्मर्स को देखते हुए उन्होंने ये स्ट्रेटेजी उन्होंने भी अडॉप्ट की। उन्होंने भी बासे दूध से और नमक डाल के और साथ में बुफलो मिल्क यूज़ करके जब बटर बनाया, तो दोस्तों आप हैरान रह जाओगे। कहते हैं दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती गई। पॉल्सन का ग्राफ ऐसे 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 नीचे आने लगा
अमूल का ग्राफ ऐसे 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 साथ में ऊपर जाने लगा, और अमूल का बटर इतना ज़्यादा बिकने लगा, इतना ज़्यादा बिकने लगा कि हार के पॉलसन, जो एक ओनली, ही वॉज द ओनली राइवल ऑफ अमूल बटर, तो एक कॉम्पिटिटर जो अकेला बचा था वो अब मैदान छोड़ के भागने की तैयारी में था। ये नहीं है कि पॉलसन एकदम से खत्म हो गए और छोड़ के चले गए, आज वो केमिकल इंडस्ट्री में है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं उनकी, आप सर्च करेंगे पॉलसन में। तो यहाँ से अब अमूल के हाथ में जो असली दाव आ चुका था। अगर हम 1950s पे जाएं तो 1950s में जो हमारा नेशन एक मिल्क डेफिशिएंट नेशन था, तो वो मिल्क डेफिशिएंट नेशन के साथ साथ 55,000 लीटर, 55,000 लीटर्स जो दूध है हम लोग इंपोर्ट करते थे बाहर से, बाहर की मार्केट से। 1970s आते आते एकदम से पासा पलटा और हम लोग अब मिल्क सफिशिएंट नेशन बन चुके थे। अब 1998 में इंडिया ने यूएस को भी इस मामले में डिफीट किया। वो कैसे डिफीट किया कि इंडिया अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन नेशन बन चुका था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट। तो दोस्तों, ये जो सक्सेस स्टोरी थी, ये अमूल की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये सक्सेस स्टोरी उनकी है जो जो एक समय के सताए हुए, जिनके साथ बुरा होता आ रहा था। जब हम लोग कहते हैं ना कि दुख देने से ज़्यादा दुख सहन करना, या किसी को कष्ट देने से ज़्यादा कष्ट खुद सहन करना एक बड़ा अपराध है। इसलिए हमेशा कहा गया है कि अगर अपनी हक के लिए नहीं उठोगे तो कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। जब ये मिल्क फार्मर्स, जहाँ दो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही जुड़ी थी, वो दो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आज 18,600 कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसमें 36 लैक्स 3.6 मिलियन फार्मर्स आज जुड़े हुए हैं, जो अमूल घर घर में, इंडिया के हर घर में अपना एक अलग मुकाम बना चुका है। तो अब आप खुद सोचिए कि एक फार्मर्स ये कर सकते हैं तो कोई आम आदमी क्यों नहीं कर सकता। कितने पढ़े लिखे फार्मर्स थे उस टाइम पे, क्या टेक्नोलॉजीज थी। तो कहते हैं ना कि लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, मंजिल तक पहुंचते गए, तो वो चीज़ें हैं। अभी इस आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का, अमूल का, ये सब चीज़ें बताने का मेरा एक मेन मकसद ये था कि कैसे अमूल, कई लोग समझते हैं कि अमूल क्या है, अमूल बटर है, तो अमूल की ये सक्सेस स्टोरी, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया। और ये प्रॉपर एक आदमी की स्ट्रगल नहीं है, ये इंडिया के उन बहुत सारे किसानों की, उन 36 लाख किसानों की सक्सेस की स्टोरी है, जिन लोगों ने अमूल को अमूल की बनाया। इस एपिसोड को आज मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जो बताना चाहता था वो आप लोग समझ चुके होंगे, और फिर भी इसमें कोई गलती रही हो या कुछ ऐसी मिस्टेक्स हों जो असल तथ्य है, जो एग्जैक्ट फैक्ट्स हैं, उनसे डिफ़र करते हो, तो काइंडली अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा किन टॉपिक्स के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर करते रहिएगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।